बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदू परिवारों और हिंदू मंदिरों पर हमले क्यों हो रहे हैं और कैसे वहां रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की जान खतरे में आ गई है, और आखिर इस तख्ता पलट में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की क्या गलती है। हम मानते हैं उन्हें परेशानी रही होगी अपनी सरकार से, शेख हसीना से नाराजगी रही होगी, लेकिन वहां रहने वाले हिंदुओं से क्या नाराजगी है, यह बात समझ में नहीं आ रही। बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 30 लाख हिंदू रहते हैं, जिनका ना तो आरक्षण से कोई लेना देना है, ना आंदोलन से कोई संबंध है, और ना ही शेख हसीना कोई हिंदू समुदाय की है कि उनकी वजह से हिंदुओं को मारा जाए, हिंदुओं को निशाना बनाया जाए। लेकिन जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है, तब से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं और बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं पर वहां जुल्म कर रही हैं। दुख की बात यह है कि आज दुनिया में कोई भी ऑल आइज ऑन ढाका की बात नहीं कह रहा, ना ही कोई इन अल्पसंख्यक हिंदुओं के अधिकारों की बात कर रहा है, ना ही कोई यह कह रहा है कि इन हिंदुओं को भी जिंदा रहने का अधिकार है। आप याद कीजिए, ऑल आइज ऑन राफा दुनिया में बड़ा ट्रेंड कर रहा था, लेकिन ऑल आइज ऑन ढाका के बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा। भारत बांग्लादेश सीमा पर यही वो भीड़ थी जिसके बाद बीएसएफ को अपनी गश्त बढ़ानी पड़ी थी। सीमा के उस पार खराब होते हालात पर वहां के अल्पसंख्यक हिंदू भारत की तरफ देख रहे हैं और सुरक्षित पनाह की तलाश में इधर का रुख भी कर रहे हैं। 7 अगस्त को जलपाईगुड़ी बॉर्डर पर 1200 हिंदू जमा हो गए थे। 2 दिन के भीतर बॉर्डर की 3 लोकेशन से बांग्लादेशी हिंदुओं ने भारत में आने की कोशिश की है। इसी वजह से बीएसएफ को पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ी है। जिन इलाकों में फेंसिंग नहीं है, वहां सतर्कता बढ़ा दी गई है। आज तक संवाददाता मिस्र बॉर्डर पर मौजूद आखिरी गांव पर पहुंचे और यहां लोगों से बात की। उधर बांग्लादेश से 2-2.5 हजार लोग इंडिया आने के लिए बॉर्डर में आया था, तो हमारा जो भारत का बीएसएफ और आर्मी है, उन लोग उधर बॉर्डर में रुका दिया। उसके बाद बीडीआर और हमारा जो बीएसएफ है, दोनों तरफ मिलजुल कर उसको रात में भगा दिया। उधर आप लोग क्या चाहते हैं वहाँ से लोग यहाँ आए? उधर जो हिंदू का ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन लोग आएगा तो इधर सेफ्टी में रहेगा। हम लोग भी चाहता है हमारा हिंदू का रक्षा हो, इसलिए आएगा तो बहुत बढ़िया होगा। तो हम लोग तो चाहते हैं कि बांग्लादेश को जितना सनातनी है इधर चला आएगा तो अच्छा होगा। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। एक तरफ बांग्लादेश के भीतर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश की हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के मुताबिक 200 से 300 हिंदुओं के घर और कारोबार पर हमले हुए हैं। इसके अलावा कट्टरपंथियों ने 15 से 20 हिंदू मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया है। भारत ने इस पर लगातार चिंताएं जताई। बांग्लादेश के लगभग हर जिले में हिंदू, सिख, व्यवसाय, मकान, पूजा स्थान, मंदिर, गुरुद्वारे, इनको नुकसान पहुंचाने की घटना हुई है। 2 काउंसिलर्स की हत्या हो गई, काली मंदिर में आग लगा दी गई, इस्कॉन के मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। ये अच्छा नहीं। तो बहुत ही भय की स्थिति है पूरे बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के अंदर। अलग अलग मंदिरों के जो भक्त हैं वो अलग अलग जगह में छुपे हुए हैं। कुछ मंदिर को पूरी तरह से खाली करके भी भक्त चले गए हैं। एक वक्त था जब बांग्लादेश में हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी थी, लेकिन बदलते हालात और वक्त के थपेड़ों और हिंदू विरोधी ताकतों के बढ़ते वर्चस्व के चलते बांग्लादेश से हिंदू बेदखल होने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1964 से 2013 के बीच 1 करोड़ 13 लाख हिंदुओं का बांग्लादेश से पलायन हुआ। रोजाना 632 हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा। सालाना 2,30,612 हिंदू बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर हुए। इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 7.95% है, यानी करीब 1 करोड़ 30 लाख। जाहिर है, नए हालात में बांग्लादेश में रह रहे इन 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं के लिए अपनी सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन गई है। क्योंकि डामाडोल बांग्लादेश का भविष्य किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। 5 बार देश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के बेटे की यह भविष्यवाणी जहन में भय भर देती है
और फिर सोचने को मजबूर कर देती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या होगा। आज तक ब्यूरो। आज हम ये कहना चाहते हैं कि हमें भारत के इन हिंदुओं को वहां हर कीमत पर बचाना ही होगा। अब आप ये देखिए कि जब हिंदुओं का इस तख्ता पलट से कोई लेना देना नहीं है तो आखिर हिंदुओं को इसकी सजा मिल क्यों रही है, और छात्रों के इस आंदोलन में हिंदू मंदिरों को क्यों नष्ट किया जा रहा है, उन्हें क्यों आग लगाई जा रही है। इसके पीछे असल में वो कट्टर इस्लामिक संगठन है जिसने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया था, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इस संगठन का नाम है जमात इस्लामी, जो बांग्लादेश में शरिया कानून लाना चाहता है, और इसकी वजह से बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस संगठन के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा वर्ष 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तब जमात इस्लामी ने पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था, और जमात इस्लामी चाहता था कि पाकिस्तान का विभाजन कभी ना हो और बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रहे। यानी ये वो संगठन है जो बांग्लादेश के निर्माण के ही खिलाफ था, ये पाकिस्तान के साथ था, ये पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। ये वो संगठन है, और जब से बांग्लादेश का निर्माण हुआ है, यह संगठन तब भी यही चाहता है कि ये वापस से पाकिस्तान बन जाए। लेकिन जब बांग्लादेश का गठन हुआ तो इस कट्टरपंथी संगठन ने बांग्लादेश में शरिया कानून को लागू करने की मांग शुरू की और हिंदुओं को अपना निशाना बनाना शुरू किया। वर्ष 1972 से 2024 के बीच बांग्लादेश में 17 बड़े दंगे हुए हैं, जिनका हिंदुओं से कोई संबंध नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इन दंगों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ है। और इसी नरसंहार का नतीजा है कि भारत के विभाजन के बाद जिस पूर्वी पाकिस्तान में 76% मुसलमान और 23% हिंदू हुआ करते थे, आज उस बांग्लादेश में मुसलमान 76% से 91% हो गए और 23% हिंदू घटकर अब सिर्फ 8% रह गए हैं। इनमें से ज्यादातर हिंदू या तो मारे गए या गायब हो गए और या फिर बांग्लादेश छोड़कर कहीं भाग गए। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में रहने वाले ज्यादातर हिंदू दलित और पिछड़े वर्ग से हैं, लेकिन इन हिंदुओं का दर्द समझने वाला आज भी कोई नहीं है। और इसीलिए हम बार बार ये आवाज उठा रहे हैं कि भारत की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इन हिंदुओं की रक्षा करे। और इस पूरे घटनाक्रम में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह कि सत्ता के संघर्ष में कोई किसी का सगा नहीं होता। बांग्लादेश में तख्ता पलट करने वाले सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमा शेख हसीना के ही रिश्तेदार हैं। वो शेख हसीना के परिवार से ही आते हैं। उनकी पत्नी सारा नाज रहमान शेख हसीना की फुफेरी बहन है, और अगर शेख हसीना ना होती तो जनरल वकार उस जमा कभी भी आर्मी चीफ नहीं बनते। शेख हसीना ने यह मानकर कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, हमेशा मेरे प्रति वफादार रहेंगे, ये मानकर उन्हें आर्मी चीफ बना दिया, और वो ही व्यक्ति सबसे पहले पलटा। वो नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक शेख हसीना की आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर थे। इसके बाद 1 जनवरी 2024 को उन्हें शेख हसीना ने बांग्लादेश का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त कर दिया। तो आप सोचिए, इसी साल जनवरी में उन्हें आर्मी चीफ बनाया गया और इसके 6 महीने बाद 23 जून को उन्हें सेना का प्रमुख बनाया गया। माफ कीजिएगा, सेना प्रमुख 23 जून को ही वो बने हैं। इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ उन्हें बनाया गया था जनवरी में, और फिर जून में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और इन तीनों मौकों पर शेख हसीना खुद मौजूद थीं और उन्हें जनरल वकार उस जमा पर बड़ा भरोसा था। लेकिन सत्ता के लिए इस जनरल ने अपनी ही पत्नी की फुफेरी बहन और अपनी रिश्तेदार शेख हसीना की पीठ में छुरा घोंप दिया और तख्ता पलट करके उन्हें देश से बाहर निकाल दिया। और इससे यह सबक मिलता है कि राजनीति में और सत्ता के संघर्ष में कोई किसी का सगा नहीं होता। दूसरा, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की 17 करोड़ की जनता ने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका है, वो लोग असल में गलत सोच रहे हैं। बांग्लादेश के मीडिया के मुताबिक इस आंदोलन में पूरे देश के सिर्फ 20 लाख लोग शामिल थे, जबकि बांग्लादेश की कुल आबादी है 17 करोड़। यानी 17 करोड़ में से 20 लाख लोग इस आंदोलन में थे। इसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश के सिर्फ 1.2% लोगों के आंदोलन के कारण शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा
और इस तख्तापलट में बांग्लादेश की 98.8% जनता अपने घरों से बाहर नहीं निकली और असल में भीड़ तंत्र जो होता है वो ऐसे ही काम करता है। कल ढाका की सड़कों पर लगभग 5 लाख लोग मौजूद थे, जो ढाका की कुल आबादी का 2.5% भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इन 5 लाख लोगों ने कल बांग्लादेश की पूरी राजनीति को पलट दिया और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि 5 लाख लोग जब एक साथ सड़कों पर उतरते हैं तो उनकी ताकत किसी भी सेना के लिए, किसी भी पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है और सुरक्षा तंत्र के मुकाबले उनकी संख्या कई गुना ज्यादा बड़ी हो जाती है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश की सेना में कुल मिलाकर 1,70,000 जवान हैं, जबकि ढाका पुलिस के पास 30,000 जवान हैं और अगर हम इन दोनों को मिला भी लें तो यह संख्या बल 2 लाख के आसपास होती है, जबकि कल ढाका में ही सड़कों पर 5 लाख लोग हिंसा कर रहे थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह आंदोलन तब भी अपने उद्देश्य में कामयाब रहा जब इसे सभी छात्र संगठनों का समर्थन हासिल नहीं था। बांग्लादेश के 158 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 44 लाख छात्र पढ़ते हैं, जबकि इस आंदोलन में 20 लाख छात्रों ने ही हिस्सा लिया, जिसका मतलब यह है कि इस आंदोलन में अधिकांश 55% छात्र शामिल नहीं थे। लेकिन जब आप खबरों को देखेंगे तो आपको यही सुनने और देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश की 17 करोड़ जनता ने शेख हसीना की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया, जबकि यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। तो जब किसी भी देश के 1 से 1.5% जनसंख्या में को बाहर से समर्थन मिलने लगता है, बाहर से पैसा आने लगता है और कुछ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र उनके साथ मिल जाते हैं और बड़ी बड़ी ताकतें जिनमें विदेशी ताकतें होती हैं वो एक साथ आ जाती हैं, तब बड़ी से बड़ी सरकार हिल जाती है और यही बांग्लादेश में हुआ है।